बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिलास शाह। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज जो है वो सियासी गैर यकीनी के खात्मे के लिए हुकूमत और अपोजिशन जो है वो डायलॉग के लिए एक मेज़ के ऊपर बैठे ऐसे वक्त के अंदर कि जब बिजनेस फोरम जो है वो वफाकी वज़ीर ख़जाना को बाकायदा तौर पर मिसाक़े मईशत करने के लिए अपील कर रहा है और वो ये कहता है कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उसके ऊपर लोगों की जो तवज्जो है वो सही तरीके से मरकूज नहीं है, दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, जिसके लिए सियासी तौर पे इस्तेहकाम जरूरी है और आपको मिसाके मईशत करना चाहिए। तो आज जो है वो पार्लियामान के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई, जिस मीटिंग से मुस्तकबिल की हिकमत अमली का तयन किया जा सकता है, उसके इशारे देखे जा सकते हैं कि किस हद तक वो मुस्बत होंगे, किस हद तक उसमें बेहतरी आ सकती है। अपोजिशन की तरफ से 7 रुकनी कमेटी थी जो मुज़ाकरात के लिए तश्कील दी गई थी, जिसमें 5 रहनुमा जो थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, 2 रहनुमा अपोजिशन के अलायंस का हिस्सा थे, मजमूई तौर पे 7 लोग थे। लेकिन आज की मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिर्फ 1 रहनुमा और 2 इत्तेहादी उनके यानी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास और उसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से असद कैसर जो थे वो आज की मुज़ाकराती कमेटी में मौजूद थे। आज इसकी सरबराही जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नजर दौड़ाएं कि और लोग कौन थे, राजा परवेज अशरफ और सैयद नवीद कमर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी, MKM की तरफ से फारूक सत्तार साहब उसके अंदर मौजूद थे, हुकूमत के लोग जो थे उनमें इरफान सिद्दीकी साहब थे, उनके अंदर राना सनाउल्लाह साहब थे और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब थे। अब ये जो नुमाइंदगी उधर से हुई है, उधर से भी ये इशारा मिल सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किस शख्सियत के करीबी लोग इस मुज़ाकराती कमेटी में मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 4 अफराद इसके अंदर मौजूद नहीं थे, उनके हवाले से बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि कुछ लोग यहां पर मौजूद नहीं है। जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर इजलास की वजह से शिरकत नहीं कर सके, उमर अयूब साहब जो थे वो पेशावर में उनकी पेशी थी, वो इसलिए नहीं आ सके, सलमान अकरम राजा साहब लाहौर के अंदर उनकी अदालती मसरूफियत थी इसलिए नहीं वो आ सके, और हामिद खान साहब वो बांग्लादेश में हैं तो वो इसलिए पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे तो वो आ नहीं सके। अगला इजलास जो है वो 2 तारीख को होना है और 2 तारीख के इजलास में बाकायदा तौर पर TORs जो है वो पेश किए जाने हैं या PTI ने अपने मुतालिबात सामने रखने। तो आज का दौर जो है वो किस हद तक मुस्बत पेशरफ्त थी, इसी से बात का आगाज करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं, आज ठंडी हवा का झोंका है या इसे भी आप एक सराब समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि ये बड़ी अच्छी बात है और ये इससे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का सफ़र लंबा हो सकता है, तवील सफ़र हो सकता है, लंबा तवील सफ़र हो सकता है अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, अगर ये मुज़ाकरात अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचते, तो इससे सिर्फ एक सियासी जमात का नुकसान नहीं बल्कि तमाम के तमाम जमहूरी सिस्टम को यासिर साहब नुकसान पहुँच सकते हैं। आपने भी कहा कि जनाब मुज़ाकरात थे, बड़ी अच्छी थी, ठंडी हवा का झोंका, कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है, बिल्कुल ठंडी हवा का झोंका है। अल्लाह करे ये ठंडी हवा का झोंका कायम व दायम रहे और अल्लाह करे कि जिस तरह आज अगर बानी तहरीक इंसाफ के फ़ैसले को लिखने में टाइम चाहिए और फ़ैसला डिले हो जाता है, तो इसी तरह अगर इस कमेटी के जितने मेंबरान हैं उनके केसों के फ़ैसले, उनकी ज़मानतों में भी कुछ इतना लंबा टाइम दे दिया जाए कि कम अज़ कम मुज़ाकरात के लिए उन्हें आने की इजाज़त मिल जाए। आप देख के ना कर सकते हैं ना, मैं तो आज मसाले देख देख के परेशान हूँ कि फ़ैसला महफूज फ़ैसला आज फिर कह दिया गया कि छुट्टियाँ आ गई हैं और लिखने में वो कौन सी किताब लिखनी थी, फ़ैसला था ना, लिख देते फ़ैसला। आप मुख्तसर फ़ैसला सुनाएं, तफसीली फ़ैसला आप बाद में दे दें तो अच्छी बात है। अगर कुछ बेहतर हो रहा है तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है यासिर साहब। अच्छा राना साहब, जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब ने वो एलामिया उसका पढ़ के सुनाया कि अगली मीटिंग में वो शराइत रखी जाएंगी, तो इस मीटिंग में शराइत ना रखने की कोई ख़ास वजह है? बिल्कुल गलत बात है। खबर यह है कि इस मीटिंग में तो सारी चीज़ें तय हुई। तय का मतलब है कि तमाम चीज़ें रखी गई, कहा गया कि जनाब इतने हमारे सियासी कैदी हैं,
ये मामलात हैं। आप एक न्यूट्रल, किसी भी न्यूट्रल जो है कमीशन तश्कील दे दें, जुडिशल कमीशन, जुडिशल कमीशन, न्यूट्रल जुडिशल कमीशन तश्कील दे दें, वो इंक्वायरी कर ले इन तमाम सियासी मुकदमात का। अगर किसी में जुर्म साबित होता है, हम कोई सिफारिश नहीं करेंगे। अगर कुछ मुकदमात ऐसे हैं कि एक ही शख्स पर एक ही वक्त में 5 या 7 मिनट के अंदर छलावा भी, जिन भी इतनी तेजी से नहीं जाता जितनी तेजी से उसमें मुकदमात हैं कि एक लाहौर में, एक मियाँ वाली में, एक सरगोदा में है, एक गुजरांवाला में, एक गुजरात में है, एक फैसलाबाद में, एक कराची में। मतलब जिस तरह आप ले लेना कि शाह महमूद कुरैशी, किसको नहीं पता कि आगा खान अस्पताल कराची में थे उस दिन? इसमें कोई दूसरी राय थी? आज उमर अयूब साहब ने भी कहा ना, उन्होंने कहा जी मुझ पे मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा फैसलाबाद में डाला हुआ। मैं वो यार कह, मोटरसाइकिल चोरी, इसके बाद किसी पे भैंस चोरी, किसी पे, ये जब आपको पता है कि ऐसे मुकदमात हैं और एक ही वक्त में 5-5 मिनट के फासले पे 500 किलोमीटर दूर मुकदमा दर्ज किया गया है, ना जहाज पहुंच सकता है, ना जीन मोहतरम पहुंच सकते हैं, और ना कोई छलावा पहुंच सकता है, पता नहीं वो FIR पहुंच सकती है। तो ऐसे मुकदमात के हवाले से उन्होंने कहा जांच पड़ताल कर लें, उन मुकदमात को सियासी कैदियों को देखें। बानी तहरीक इंसाफ पर भी अगर कोई मुकदमे ऐसे हैं कि जिसमें आप समझते हैं कि इन मुकदमों को चलना चाहिए, तो बिल्कुल मेरिट पे मुकदमों को चलाएं। कोई बीक नहीं मांगते, कोई रिलीफ नहीं मांगते। मेरिट होगा रिलीज हो जाएंगे, नहीं मेरिट होगा तो नहीं रिलीज होंगे। तीसरा उन्होंने कहा जी हम किसी भी तरह जमहूरी अमल को ना सबोताज करना चाहते हैं, ना हम किसी के मैंडेट पे कब्जा करना चाहते हैं, ना अपना मैंडेट जो है वो किसी को देना चाहते हैं। बल्कि मैं खबर आपको दे रहा हूं कि वहीं पर एक शख्सियत को कहा गया, वहीं पर हंसते हंसते हुए एक शख्सियत को कहा उन्होंने, बड़े खुशगवार माहौल में, उन्होंने कहा जी आप फला यहां बैठी शख्सियत से पूछ लें कि क्या मैंडेट ठीक है। तो उस पर सब लोगों ने जोर से कहका मारा और कहा चले आगे बढ़े, इस सफर को आगे लेकर चले, हम इसे हल करते हैं। ये है। और उसके बाद आपको खबर दे दूं, तहरीक इंसाफ 2 नाम और इसमें शामिल करने लगी है। अच्छा, 7 से भी ज्यादा। एक इत्तेहादी महमूद खान नचकसई का इसमें नाम आने लगा है, और एक नाम जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर से एक और नाम इस कमेटी में आएगा। ये आज की मैं आपको ब्रेकिंग देता हूँ ये खबर कि ये होगा। याद करें यासर, मैंने पिछले हफ्ते कहा था जब हम अगले हफ्ते बैठेंगे तो अब माहौल बन गया है कि मुज़ाकरात होंगे, तो वो मुज़ाकरात अब शुरू हो गए हैं। वही आजकल ना आम आदमी मिले ना किसी को हंस के मिले तो लोग परेशान हो जाते हैं। अल्लाह की कसम, मुझे एक बंदे ने किया, उन्होंने कहा राना साहब क्या हाल है? मैं कहा अल्लाह का इतना करम है जिसकी इंतहा कोई नहीं। कहता पहले ही बंदे हो। मैं क्या मेरे तो पहले 70 बंदे ने फ़ोन किया। मैं क्या यार अल्लाह का करम है ना, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, चलते हैं फिरते हैं, इससे ज़्यादा अल्लाह की रहमत क्या हो सकती है? अपने से नीचे वालों को तो देखें ना, अल्लाह ने आपको उनसे ऊंचा रखा है, तो इससे बड़ी रहमत ही कोई नहीं है। तो आजकल ना हालात ऐसे हैं, आप इसे कहा करें जब यहाँ 2 बंदे खुश हो गए, मिला करें ना, खैर है ना भाई, खुशगवार माहौल में मिलते हैं। वज़ीर आज़म और सदर से खुशगवार माहौल में मिलना है भाई, उन्होंने कौन से बुरे माहौल में मिलना है यासर साहब? मुझे तो आफरीन है यार आप में। मैं नहीं बसा देता रहा, अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अल्फाज की लेना चाहिए वापस। आप ये कहें कि जनाब आज फिर वो ही खुश मिले हैं, बाकी किसी को खुशी हो ना। बात यह है कि ये एक फार्मूला तय हो रहा है। अब उस फार्मूले में कोई चीज़ किसको मंजूर है किसको नहीं है, कौन उस पर अमल करेगा कौन नहीं करेगा। मेरी इत्तला के मुताबिक सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाकर ये बावर कराया जा रहा है और सब स्टेक होल्डर्स को कहा जा रहा है कि आप इसी मिसाक जमहूरियत, असल मिसाक जमहूरियत की तरफ आ जाए, असल मिसाक माशियत की तरफ आ जाए। यानी आपको ये लगता है कि अगले राउंड में या अगले राउंड जो शुरू होने हैं उसमें JUIF या दीगर जमातों की भी नुमाइंदगी हो जाएगी? जी बिल्कुल होएगी नुमाइंदगी, आहिस्ता आहिस्ता सबको लाएंगे। किसी मुज़ाकरात में किसी का बयान आ गया तो इसका मतलब है कोई ऐसे भी तो है नहीं ना। तो कोई अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई बीच में तो क्या करेंगे आप? एक ब्रेक लेनी है जी। रियासत अली आज़ाद माहिर में ज्वाइन करेंगे, कानूनी मंजरनामे के ऊपर बात की जाएगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है, यह कानूनी मंजरनामे से बड़ा रिलेट करता है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद की तब्दील होने वाली जो सूरत हाल है, उसने किस किस को जकड़ लिया है और किस किस के लिए आसानियाँ पैदा करती हैं। इससे निज़ाम इंसाफ में किस हद तक बेहतरी के इम्कान हैं, जुडिशल कमीशन के नताइज क्या निकल रहे हैं और उस इजलास के तहत होने वाली तयनातियाँ जो हैं वो क्या, उसके ऊपर मिनवन अमल करके तमाम लोगों का इत्तफाक राय भी शामिल होगा या उसमें कुछ ऐसी सिफारिशात हैं जिसको मलहूज़े खातिर रखना बेहद ज़रूरी है। इसी मामले पे बात करेंगे। माहिर कानून रियासत अली आज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहली बात यह कि बहुत सारे लोगों के जहनों के अंदर इबहाम है कि ये जो 25 मुल्ज़िमान जिनको सजाएं सुनाई गई हैं, इनके पास अपील का फॉर्म कौन सा है। यानी ये कहा जाता है कि कोर्ट ऑफ अपील में ही सबसे पहले जाएंगे, फिर ये जा सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी, और कुछ लोगों के नज़दीक अपील सिविल अदालतों में नहीं हो सकती। तो इसका सर तरीक़ाकार ज़रा समझा दें कि तरीक़ाकार है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आर्मी कोर्ट है और जो आर्मी एक्ट 1952 है, उसके अंदर सबसे पहले अगर किसी भी वो जो आर्मी पर्सनल होता है जो अंडर डिसिप्लिन आर्मी के आता है, उससे मुतल्लिका अगर कोई शिकायत होती है तो सीओ जो है उसको वो इन्फॉर्मेशन जाती है और वो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और सममेरली वो एविडेंस कलेक्ट करके फिर एक समरी प्रोसीडिंग करते हुए ओथ पे क्रॉस एग्जामिन भी मुलज़म को दिया जाता है कि वो जरा भी करे। तो इस तरह से वो एक होता है, फिर अपने वो रिकमेंडेशन देते हैं, फिर वो कोर्ट में भेजते हैं जिसमें जैक ब्रांच का बंदा भी होता है, प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर होते हैं और जो जिनका ट्रायल हो रहा होता है, कोर्ट मार्शल हो रहा होता है या ट्रायल हो रहा होता है, तो उनके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनसे वो उस कोर्ट को वो हेड करते हैं और उसके बाद वो फिर रिकमेंडेशन जो है वो सज़ा खुद नहीं सुनाते, वो रिकमेंडेशन भेजते हैं। उसके अंदर वो इतना सा होल्ड करते हैं गिल्टी या नॉन गिल्टी। फिर उस फैसले के खिलाफ जो है अपील जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को होती है। उसके बाद अगला जो फोरम होता है वो हाई कोर्ट होता है। चूँकि अपील एक ही प्रोवाइडेड है और हाई कोर्ट में रिट में जाया जाता है और रिट के अंदर 4-5 क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप जाके हाईलाइट कर सकते हैं कि कोरम नॉन जुडिस है या आप ये समझते हैं कि जो आर्टिकल 10 है वो नहीं दिया गया, या मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है, या ज्यूरिसडिक्शनल डिफेक्ट है, या मिस रीडिंग नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस है, या ऐसा आप कहें कि ट्रायल के अंदर इतनी बड़ी कोई कबाहत या इतना बड़ा लकूना या इतना बड़ा डेंट है जिससे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। तो जो रेट है उसके अंदर फैक्ट को नहीं देखा जाता, वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखा जाता है और उसके बाद अगर फिर भी फैसला हाई कोर्ट से अपहेल्ड रहे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का आर्टिकल 185 है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं अपील के अंदर। तो ये तो इसका तरीक़ेकार है। अच्छा, लेकिन ये तो हुआ ना उस शख्स का जो आर्मी के अंदर जो आर्मी से तल्लुक़ रखता था उसका। एक ये जो 9 मई वाले लोग हैं जिनको सजाएं हुई हैं, ये अपील के लिए कहाँ जाएंगे, इनका तरीक़ेकार क्या होगा? इनका तरीक़ेकार भी वही है जो मैंने अर्ज़ किया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जवाद ख्वाजा साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट में 2024 में जो आर्मी एक्ट 1952 है उसका जो आर्टिकल है सब आर्टिकल 21D उसको चैलेंज किया था कि ये आर्टिकल 8 जो चैप्टर नंबर 1 है आइन 1973 का, उससे रिपग्नेंट है, अल्ट्रा वायरिस है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें होल्ड किया कि यस इट इज़ अल्ट्रा वायरिस टूवर्ड्स द फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड इन चैप्टर नंबर 1 जो आर्टिकल 8 से 28 है। वो सुप्रीम कोर्ट में फिर रिव्यू में चैलेंज होगी, ये वो जजमेंट और उसका ऑपरेशन सस्पेंड है और अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसमें जजमेंट सुनाने का सब्जेक्ट टू अल्टीमेट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने वो इजाज़त दे दी कि आप फैसले सुनाएं। तो ऑलमोस्ट उन्होंने वो फैसला सुना ही दिया है जिसके अंदर आप 25 लोगों को जो है वो सज़ाएं दे दी गई। हमारा इस पे बीइंग सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरा ये मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि जो सिविलियन है जो उनके आर्मी एक्ट के डिसिप्लिन में नहीं आते, अंडर गवर्नेंस नहीं आते, तो उनका ट्रायल वहाँ पे नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है कि लॉ क्या कहता है, इट इज़ नॉट अ जस्टिस दैट द जस्टिस हैज़ बिन डन बट इट सीम्स टू बी डन। अब देखें अगर वहाँ पे जिन लोगों का ट्रायल हो रहा है और यहाँ पे जो आम कोर्ट है
उसके अंदर तरीक़ेकार का फ़र्क क्या है कि यहाँ पे 173 की रिपोर्ट आती है, चलान आता है, उसके अंदर गवाह होते हैं, शहादत होती है, जरा का मौका दिया जाता है, एक मुकम्मल एक एट दी लेंथ मैक्सिमम उसको अपॉर्चुनिटी डिफेंस की दी जाती है और वहाँ पे पब्लिक की एक्सेस नहीं, यहाँ पे पब्लिक की एक्सेस है। वहाँ कैसे ट्रायल हो रहा है किसी को नहीं पता, यहाँ कैसे ट्रायल हो रहा है हर रियासत साहब एक चीज समझाइएगा। अब ट्रायल वहां पे मुकम्मल हो चुका, तो जब अपील में जाने के बाद रिट दायर की जाएगी तो क्या ट्रायल दोबारा से शुरू होगा या उसका अगला प्रोसेस होगा? नो, उस अपील के अंदर जो डेंट एंड डाउट है, जो लेकुनास हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, सिर्फ उनको वहां पे देखा जाएगा। जैसे मैंने कहा कि रिट जुरिस्डिक्शन में फैक्चुअल कंट्रोवर्सी को नहीं डिस्कस किया जाता, वहां पे सिर्फ लॉ पॉइंट्स होते जो मैंने पहले गिनवाए हैं, तो उनको सिर्फ कोर्ट डिस्कस करेगी। आपने देखा होगा कि कई केसेस ऐसे हैं जो ट्रायल हुए, लेकिन इसमें पता है कबात क्या है? कबात ये है कि देखिए उसके अंदर कंप्लेनेंट कौन है, तो यहाँ पे ये एक शायबा एक बिग डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये प्रिजुडिस है ट्रायल, इससे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन है। अब देखें ना, इम्पार्शियलिटी, हम तो आम जो जनरल ट्रायल नीचे होता है आम कोर्ट्स के अंदर, उसके अंदर भी हम जब ये कहते हैं कि आयो एंड दी कंप्लेनेंट इज दी सेम पर्सन, तो उसका बेनिफिट भी मुलजम को जाता है। तो वहां पे तो तीनों साइडें जो है वो हमारी कोर्ट से मुतलका लोग हैं, वो हैं, तो लोगों के ज़हन में यही शायबा जाता है कि मैं खुद ही कंप्लेंट कर रहा हूँ, मेरा ही डिपार्टमेंट उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मेरा ही डिपार्टमेंट उसका फैसला कर रहा है, तो भी इंसाफ नहीं मिल सकता। लेकिन जो सिविलियन है उनका ट्रायल वहां पे नहीं हो सकता, इसलिए कि ये तो फिर पैरेलल जुडिशल सिस्टम हो जाएगा कि एक साइड पे ये अदालतें, दूसरी साइड पे ये। जैसे आज यूरोपीय यूनियन ने भी अपने तफज़ात का इजहार किया, इसी तरह और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कन्वेंशंस हैं जिसके ये वो मुतसादम है। इस वजह से हमारा भी ये मौक़िफ़ है कि आपके पास अगर इतनी एविडेंस है, आप समझते हैं कि इन मुलजमान ने ये जुर्म किया और उनके खिलाफ एविडेंस है, तो आप उनका सिविलियन कोर्ट में भी वो एविडेंस पेश करें तो सजा तो उनको वहां पे भी हो जाएगी। अच्छा, तो उससे आपका एक और इम्प्रेशन भी ठीक हो जाएगा और लोगों की जो तफज़ात है वो भी दूर हो जाएंगे। अच्छा रियासत रज़ा साहब, आज एक मुझे समझ नहीं आ रही, सुबह से मैंने कई लोगों से पूछा है, एक फ़ैसला महफूज हुआ बानी तहरीक इंसाफ का और आज वो फ़ैसला सुनाना था, लेकिन 4 दिन पहले हर शख्स को पता था कि फ़ैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। 4 दिन पहले हर शख्स को पता था, टीवी टॉक शो में भी जिक्र हो गया, व्लॉग्स में जिक्र हो गया, और आज भी मोहतरम जज साहब ने कहा कि अभी मैं फ़ैसला लिख रहा हूँ। क्यों हमारे अदालती निज़ाम में ऐसी क्या ख़राबी है, कौन सी चीज़ें हैं कि वक्त से पहले पता भी चल जाता है, और फैसला क्या कोई इतना बड़ा केस है, इतना अहम केस है कि जिसको लिखने में अभी इतना टाइम चाहिए, 6 जनवरी तक? देखिए, इसमें मैं गुजारिश ये करूंगा, लाइटर नोट पे ये बात कर रहा हूं कि जो हम कहते हैं ना कि ये फैसला महफूज हो गया तो वो गैर महफूज हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना बड़ा वो नहीं है, चूँकि पीछे अगर आप हिस्ट्री देखें, जो 26वीं तरमीम आई है उसके बाद जो अदालतों की सूरत हाल है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल अदालतें आज़ाद नहीं है। मैं बड़ी कैटेगरिकली ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। आपका लाइटर नोट लाइटर नहीं है सर, ये बहुत हार्डर है वैसे। तो बात यह है कि जितने आप देख लें, इमरान खान के पीछे केसेस, साइफर केस देख लें, तोशाखाना 1 देख लें, इद्दत केस देख लें, वो बिल्कुल सारे फैसले जो हाई कोर्ट में जाके पिट गए हैं। तो इस फैसले की सूरत हाल भी है कि मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, जो पीछे प्रीवियस हिस्ट्री अगर उसको मैं देखूं तो मुझे कहीं शायबा भी नहीं है कि इमरान खान इसमें बरी हो जाएंगे, और ये अगर रिलीव मिलेगा तो हाई कोर्ट से मिलेगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि फैसले का एडजर्न हो जाना, और उसके अंदर के जब पहले जज साहब ने अनाउंस कर दिया और उसके अंदर इतने दिन थे कि ये इतनी बड़ी कोई जजमेंट तो नहीं, जो एविडेंस होती साथ साथ जज साहब वो एविडेंस डिक्टेट भी करवाते रहते हैं और आखिर पे आके एक ऑपरेटिव पार्ट लिखवाते हैं और बस जजमेंट आ जाती है। तो मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने ये इसको क्यों एडजर्न किया। और आज ये कहना कि चूंकि छुट्टियां आ गई तो जजेस साहबान, ठीक है छुट्टियां साल बाद आती है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी वो साइंस इसमें नहीं थी।
रियासत साहब, आपने ये कहा, प्रोनाउंस करने के आपने ये कहा कि कोई शायबा नहीं है कि वो बरी हो जाएंगे। अभी अगर ट्रायल कोर्ट से ये फैसला आता है कि वो कन्विक्टेड हो गए, तो क्या समझते हैं कि वो 190 मिलियन पाउंड के ऊपर होंगे या फिर उसके बदले में वो जो जमीन ली गई उसके ऊपर होंगे? क्योंकि केस का नाम रख दिया 190 मिलियन पाउंड, अब उससे तो कोई लेना देना नहीं, वो तो आया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। बात तो ये है कि उसके एवज सेटलमेंट करके जमीन ली गई है, तो क्या वो 190 मिलियन पाउंड का ही उनके ऊपर कंधों पे भार होगा या जमीन का होगा? देखिए, मेरा ख्याल है 171 मिलियन है शायद, लेकिन इसका नाम गलत रख दिया गया। इसका नाम अल कादिर ट्रस्ट। सर, हमें तो 190 मिलियन ही पता था। ये तो 4 दिन पहले सलमान सफदर साहब ने बताया कि 171 मिलियन आए थे। तो सवाल ये पैदा होता है, जो सेक्शन 24 है ना, उसको हम पीपीसी की ज़बान के अंदर डिसऑनेस्टी, जिसकी हम बात करते हैं कि डिसऑनेस्टी क्या है, रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब अल कादिर ट्रस्ट में बेल ली थी इमरान खान की, उन्होंने चंद एक सवाल उठाए थे कि क्या ये ट्रस्ट जो बना है इसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ते उनसे फीस ली जाती? तो नए वालों ने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान अल्लाह ना करे उनकी डेथ हो जाए तो क्या उनके वारसों के ये ट्रांसफ़र हो जाएगा? उन्होंने कहा नहीं। क्या ये इनके पैसे उनके अकाउंट में गए? उन्होंने कहा नहीं। क्या उन्होंने इसमें से इमरान खान ने गेन क्या किया? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने बेल ले ली थी। यही सवालात है जिसकी बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट में ये इक्विटल का केस होगा। लेकिन मैं चूंकि प्रीवियस हिस्ट्री की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, मैं प्रीएम्प्ट वैसे मुझे बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ हम नहीं करते, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं प्रीवियस हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए ये समझता हूं कि इमरान खान इसमें बरी नहीं होंगे। इनको अगर रिलीफ मिलेगा तो हाई कोर्ट से ही मिलेगा। और मैं समझता हूं कि अल कादिर ट्रस्ट जो है ना, इस केस के अंदर भी बिल्कुल कोई ऐसी जान नहीं है जैसे बाकी केसेस के अंदर थी। आप इद्दत केस को देख लें, पहले एक इस्तगासा फाइल होता है और 248 सीआरपीसी में यह था कि जब वो इस्तगासा विड्रॉ होगा तो कोर्ट लिखेगी द अक्यूज शैल बी एक्विटेड। तो इसके अंदर उन्होंने वो जुमला ही उस कोर्ट ने नहीं लिखा था और 7 दिन के अंदर उनको सजा दे दी थी। तो हमने तो एक वो सांप का डरा रस्सी से भी डरता है। हम तो प्रीवियस हिस्ट्री इमरान खान के तमाम केसेस की और पॉलिटिकल वर्कर्स और तमाम लोगों के ऊपर जो FIRs जिस तरह से हुई हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए मैं ये अपनी एक नाकिस राय दे रहा हूँ। आपको इख्तलाफ का हक है। अच्छा, 26वीं आईनी तरमीम बड़ा शोर है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर ने भी पिटीशन कर दी। आपने भी इस पर बड़ी, आपका स्टैंड में देखता रहा, सुनता रहा, सारा कुछ होता रहा। केस लगता नज़र आ रहा है और इसमें कुछ होता नज़र आ रहा है? देखिए, हम इसमें मेरी जो गुजारिश है ना, हम तो चीख के इस मुल्क के अंदर आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। मैं बतौर सदर, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। मेरी पॉलिटिकल पार्टी काला कोर्ट है और इस मुल्क के शहरी हैं, उनके हकूक़ है मेरी पॉलिटिकल पार्टी। सवाल ये पैदा होता है कि हमने तो डिमांड की थी कि फुल कोर्ट इसको सुने। अब 26वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो 26वीं तरमीम की क्रिएशन है, वो अगर सुनेंगे तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इसको सेटिसाइड कर देंगे? कि कॉमन सेंस की बात है कि एक एक्ट के जरिए मुझे जज बनाया जाए और मैं उस एक्ट को सेटिसाइड कर दूं, ये मेरी सोच से बालातर है। तो 26वीं तरमीम में हमारी बुनियादी जो डिमांड और हमारा मुतालबा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए और फुल कोर्ट के अंदर एक कलेक्टिव विजडम आए पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और वो इसकी सेंटिटी को चेक करे, इसके अंदर वो देखे कि क्या ये जितनी लेजिस्लेशन हुई है ये 227 के ताबे है, क्या जो आर्टिकल 8 के अंदर है कि जो लेजिस्लेशन की जाएगी इनकंसिस्टेंट विद आर इन जो दूसरा है कि जी उसके वो अगर रिपग्नेंट है तो वो वाइड होगा। तो वो आर्टिकल 8 के ताबे है, क्या इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के ताबे है, क्या 175 सब आर्टिकल 3 के ताबे ये लेजिस्लेशन है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, क्या आज़ाद अदलिया का जो प्रिंसिपल था वो तमाम इस वक्त इससे उसका हर्ज हुआ या नहीं, वो अफेक्ट हुआ या नहीं? अगर ऐसी बात है तो ऑन एनी ग्राउंड ये सेट साइड हो सकती है, स्ट्राइक डाउन हो सकती है। तो हम ये समझते हैं कि अगर ये हम गलत हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमें कह दे आप गलत हैं,
और अगर हम कहते हैं ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये ठीक है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाके सुनाएंगे और इसको वो सुना जाएगा तो मैं आपको एडवांस में कह रहा हूं कि वो डिसमिस कर देगी। लेकिन सवाल ये नहीं है, ये तिशनगी तो फिर भी बाकी रहेगी। once for all it must be decided because it is constitutional matter और it is for the welfare of the general public। 24 करोड़ आवाम की ये मैं समझता हूं कि उसकी जो वेलफेयर है, जो उसका इंटरेस्ट है, उससे मुतल्लिका है। लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फुल बैठे और इसको डिसाइड करे। अच्छा रियासत साहब, एक चीज समझाइए, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, आपकी आरा जो है वो पहुंचती तो होंगी। अब जुडिशल कमीशन के हवाले से मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप किस नज़र से देखते हैं कानूनी एतबार से। मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर प्यूनी जज हैं, वो पहले ख़त लिख के 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में जुडिशल कमीशन की तश्कील के ऊपर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि इसके ऊपर समात हो ताकि इसकी हैयत के बारे में मुस्तनद और गैर मुस्तनद या सही और गलत होने के बारे में फैसला हो सके। अब वो इसको बार बार इंडोर्स नहीं करते। अगला खत जो वो लिखते हैं वो जजेस की तायुनाती पे सिफारिशात के बारे में लिख देते हैं, यानी वो भी तो जुडिशल कमीशन के थ्रू ही होनी है। अब उसके ऊपर वो कहते हैं कि उसकी पूरी तशवीश की जाए, तफ्तीश की जाए, उसके जो तमाम तर उमूर हैं, उसकी जायदाद है, आमदन है, फैसले हैं या उसके केसेस हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल होनी चाहिए। पहले वो उसकी हैयत के बारे में सवाल उठा रहे हैं, फिर उसी के तनाजुर में वो जजेस की तायुनाती को इंडोर्स कर रहे हैं या सिफारिशात दे रहे हैं। तो ये तकनीक समझाइएगा, ये किस मंतिक के तहत है? नहीं, पहले खत में भी उन्होंने उसकी सेंटिटी को चैलेंज किया था कि ये जो बेंच है उसके अंदर एग्जेक्टिव की मेजॉरिटी है। आप किसी भी तरीके से आप देख लें तो वहाँ पे अगर बार काउंसिल का मेंबर इधर भी वोट करे फिर भी एग्जेक्टिव की मेजॉरिटी है। एक तो उन्होंने उस पर बात की, दूसरा उन्होंने ये कहा कि दूसरे ख़त के अंदर उन्होंने बिल्कुल जो शराइत कही है कि जी रूल्स नहीं बनाए गए। जो आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 4 है उसके तहत पहले जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाए जाएं और उसके बाद जजेस की तैनाती की जाए। चूँकि जुडिशल कमीशन बन गया, रूल्स पुराने ही चल रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि मंसूर अली शाह ने दोनों जो खत लिखे उसमें ना तो कोई एम्बिग्यूटी है, बिल्कुल इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। चूँकि जजेस साहबान तो पहले हलफ दिया हुआ है, आपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने हलफ का आपने पास रखना है, आपने रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, आपने आज़ाद अदलिया का दिफा करना है, ये आपकी बुनियादी और प्राइमरी ड्यूटी है। तो दोनों खतूत के अंदर उन्होंने जुडिशल कमीशन के कॉन्स्टिट्यूट करना और जजेस की तैनाती, उसका क्राइटेरिया और उसके रूल्स के लिए जो दोनों खत लिखे हैं, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है और हम उसको इंडोर्स करते हैं। अच्छा रियासत अली ज़ाद साहब, अब तो चीफ इलेक्शन कमीशन भी सुना जा रहा है, टाइम पूरा हो गया है, लेकिन वो महसूस नशिस्तों का फ़ैसला, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आर्डर, उन पर आज के दिन तक अमल दरामद नहीं हुआ। और दूसरा क्या, अगर वो नज़रसानी अपील लग जाती है तो वो आईनी बेंच पे लगेगी या दूसरे बेंच पे जाएगी, या वो फुल बेंच सुनेगा जिसने पहले सुना था? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि अगर वो अब लगेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ही लगेगी। लेकिन ये 26वीं तरमीम आई क्यों है, वो यही है 12 जुलाई वाली जजमेंट, ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला, यही वो जजमेंट है जिसकी वजह से सैयद मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं बने। चूंकि उसी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंटेम्प्ट थी। जो आर्टिकल 204 है उसके अंदर सब आर्टिकल A, B, C और D बता दिया गया था। यही वो चीज़ें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहबान का ख़त है जो मूजिद बना है, जो वजह बनी है 26वीं तरमीम की। तो जो वजूहात 26वीं तरमीम की बनी है, क्या उनके मुनाफी अब कोई केस ऐसा लग सकता है या उसका कोई रिजल्ट आ सकता है या वो जजमेंट इम्प्लीमेंट हो सकती है? मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। और जिस तनाजुर के अंदर वो सारी तब्दीली वकूफ़ पज़ीर हुई है, तो अगर वो वहीं लग जानी है तो फिर वो तब्दीली का फ़ायदा क्या। बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल, क्या इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉजिटिव गवर्नमेंट रिस्पांस के तौर पे देख रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात के हवाले से कुली तौर पे मुत्तफ़िक है? क्या इसके बारे में कोई इबहाम है? क्या शिकवे शिकायतें हैं? और मुस्तकबिल करीब में क्या ये 7 रुकनी जो मुज़ाकराती टीम है इसकी हैयत में कोई तब्दीली वक़्फ़ पज़ीर हो सकती है? केसेस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या राय रखती है? मौजूदा मुआशी मंजरनामे में क्या वो मीसाके मईशत की तरफ गामजन होने का सोच रही है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई साहब ने। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत साहब, क्या लगता है आज के दिन जो पहला राउंड हुआ, 4 लोग जो हैं वो आज मौजूद नहीं थे, जिनकी वजूहात बयान की गई कि वो इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर उसमें मौजूद नहीं थे। क्या ये सब अचानक था कि मौजूदगी मुमकिन ना हो पाई, या फिर जो है कुछ खबरें तो ये भी हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने में, या उसका कोई उनसर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, तहफ़्फ़ुज़ात तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये कमेटी जो है इमरान खान ने तश्कील दी है। अगर 3 जा सकते हैं तो 7 भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हामिद खान साहब मुल्क से बाहर हैं, उमर अयूब साहब की केसेस थे, वो ज़मानतों के चक्कर में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह अल-अमीन गंडापुर साहब जो कुरम के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, भी काबीना का इजलास था, तो ये सारी चीज़ें थी, मुख्तलिफ हवाले थे। बहरहाल आज चूँकि फर्स्ट मीटिंग थी, पहला दिन था, और जो लोग वहाँ शरीक हुए उन्होंने उनका जो गवर्नमेंट का बॉडी लैंग्वेज भी देखी होगी, और जो मुज़ाकरात का जो टोन है वो भी देखी होगी। तो मेरे ख्याल से पहला दिन था और उससे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये उम्मीद अफजा बात है कि मुल्क के जो टेम्परेचर है पॉलिटिकल, वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये बात है। और वो मैं एक और यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि कुछ वज़रा हैं जो इस मौके पर भी ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे बिल्कुल, यानी वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। तो कम से कम जो अगर हुकूमत के सतह पे हुकूमत इसमें मुखलिस है, तो फिर अपने उन वज़रा को जो है ना, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो तिलाल चौधरी ने जो बयान दिया है, इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया, वो इस मौके के ऊपर ऐसा है जैसे आप वो क्या कहते हैं, तेल पे चलती पे तेल लगाने के बाद कोई बात नहीं। शौकत साहब, हर सियासी हर ख़ानदान के अंदर जैसे 1-2 औरतें होती हैं ना, ऐसे, या मर्द होते हैं ऐसे कि जो सुलह नहीं होने देते, तो ऐसे सियासी जमातों में होते हैं। लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये मामला अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, या फिर 2 तारीख या 3 तारीख या 5 तारीख या 10 तारीख के बाद आपको भी कोई फाइनल राउंड खेलना पड़ेगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। ये खैर इतने जल्दी तो मुझे कोई तवक्कुआत नहीं है कि हम बैठेंगे और फौरन बातें हमारी मंजूर हो जाएंगे, या वो ऐसी कोई बात करेंगे हम मान लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये एक प्रोसेस है, शुरू हो गया है, टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, और जो शायद कल या परसों जो है वो खान के साथ मीटिंग होगी अडियाला जेल में, तो वो ज़्यादा तो एक्सपेक्टेशन वहाँ से होनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं मुज़ाकरात। क्योंकि असद कैसर साहब से मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने तो अपने मुतालबात रखे हैं, 2-3 जो बड़े बड़े मुतालबात थे, लेकिन जो असल चार्टर है वो डिमांड है, वो इंशाल्लाह हम 2 जनवरी को रखेंगे गवर्नमेंट के सामने। और जाहिर है गवर्नमेंट के पास भी कोई ऐसा इख्तियार तो नहीं है जो कमेटी के पास, वो सिर्फ ये कि वो मुज़ाकरात को वो कर रही है, मैनेज कर रही है, और हो सकता है फिर इसमें भी मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं, तो वो भी अपने अपने लीडर्स के पास जाएंगे, तो इसमें टाइम तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशाइंद है, इसलिए कि जो इस वक्त हालात थे, जो वो आपने देखा कि जो पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने भी मौजूदा हालात पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो जब सारे यानी आम आदमी भी परेशान है और बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान है,
और हुकूमत भी परेशान है, हुकूमत सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर भी है। तो जो वज़रा बयानात दे रहे हैं उनको शायद इसका इल्म नहीं है कि हुकूमत कैसे चल रही है। उन्होंने झंडे लगाए शौकत हैं यूसुफ आगे साहब, पीछे। आपने वज़रा के बयानात का जिक्र किया, तो ख़बरें तो ये भी हैं कि एपेक्स कमेटी के इजलास में यही तज़किरा जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी वफाकी वज़ीर दाखिला से किया था। तो उन्होंने जवाबन उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो वज़रा आज के बाद ऐसे बयानात नहीं देंगे। ये 2 दिन पहले जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। मुझे तो खैर उसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन मैं देखता रहता हूँ ना कि गवर्नमेंट का काम जो होता है ऐसे मौकों के ऊपर, क्योंकि काफी मुश्किलात हैं इस हुकूमत में। एक तो मैंडेट चोरी करके बैठी है और काफी मुश्किलात हैं मतलब। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हुकूमत की कि माहौल को दुरुस्त करे। अगर आप मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं ना, तो अपोजिशन तो देखें, जो मुतालबात करने वाले लोग हैं ना वो तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि नहीं खैर है, गुजारा करते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला उलट है। एक तो तंज होता है कि जी ये तो यूटर्न ले लिया, ये तो ये कर लिया। एक तरह आप मुल्क के हालात को देखें, उस मुल्क पे क्या गुजर रही है, और आपको ये पढ़िए कि जी ये यूटर्न ले रहा है, ये पहले तो तैयार नहीं थे अब तैयार क्यों हो रहे हैं। तो इस तरह के सवालात करने के बजाय मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इतना बड़ी कमेटी जब बना दी है तो उसमें हमें शक नहीं है कि वो संजीदा नहीं होगी। लेकिन जब कमेटी बना दी है उसमें मुख्तलिफ ख्याल लोग भी हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग भी हैं, तो कम से कम अपने जो वज़रा हैं उनको भी तो ज़रा कंट्रोल कर लेना कि वो जो बयानात दे रहे हैं वो किस कीमा पे दे रहे हैं। क्या वाकई गवर्नमेंट अंदर से नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हो जाए? क्योंकि एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि नून लीग समझती है कि अगर मामला बेहतर हो गए तो फिर तो मसला हो जाएगा, क्योंकि पीटीआई जो है वो क्लोज टू एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी, तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो इस तरह बहुत सारे खदशात तो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए लाजमी है कि दोनों तरफ से हालात को भांपते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यकीन करें मुल्क ऐसा नहीं है जो आपको नजर आ रहा है। बहुत से लोग परेशान हैं और लोगों के कारोबार तबाह हो गए। शौकत साहब, आपने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी ने भी तशवीश का इजहार किया। बिजनेस कम्युनिटी ने किस दिन तशवीश का इजहार नहीं किया और हुकूमत ने किस दिन उनकी तशवीश पे कोई अमल किया है? आप समझते हैं सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी की तफ्तीश उस पर परेशानी से हुकूमत जो है वो कोई होश के नाखून ले लेगी? नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है। अभी मैं देख रहा था तो वो पंजाब के एक वजीर साहब है, उन्होंने वो जवाब दिया है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस इससे तो बात खत्म नहीं होती है ना। आपने रद्द-ए-अमल दे दिया तो आप ये समझते हैं कि बस हुकूमत को मैंने बचा लिया है या उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें देखना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स जो है ना आवाम तक नीचे पेनिट्रेट कर चुके हैं, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, और गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि वो रियासती ताकत के ऊपर और उस पर ज़ूम करते हुए आगे बढ़े। ऐसा नहीं होता है। अब हुकूमत के लोग तो बहुत ज्यादा वो होते हैं। अगर कुछ लोग जो है ना वो करते हैं कि आपके दौर में ऐसा हुआ, हमारे दौर में भी हुआ तो गलत हुआ है, हम तो नहीं उसको सपोर्ट करते। अगर हमारे दौर में, और ज्यादातर बदकिस्मती या खुशकिस्मती से वही लोग थे जो हमें छोड़ के चले भी गए, वही लोग कहते रहे कि ये करो वो करो, इस तरह वो भी वही अपने गुस्सा गम गुस्सा वो भी निकालते थे हमारे प्लेटफॉर्म से। लेकिन मैं अभी चूंकि काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, हालात बदल गए हैं, बहुत मुश्किलात मुल्क दरपेश हैं, और इस वक्त अगर आप और भी देखें तो जो मशरिक़ वस्ता में और इधर उधर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, और तो उससे भी आप ये ना समझें कि पाकिस्तान इफेक्ट नहीं होगा, पाकिस्तान ज़रूर इफेक्ट होगा। तो उसकी उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए फिर जो अमेरिका और ये जो चेंजेस आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, ये बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे पाकिस्तान के लिए अगर ये इसी तरह मामला चलते रहे। अच्छा, आज एक अफवाह गर्दिश करती रही सारा दिन, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी ये खबर चलती रही, मुख्तलिफ लोग भी इस बात को लेते रहे कि अली अमीन गंडापुर जानबूझकर मीटिंग में नहीं आए। वो कबीना के इजलास की वजह से नहीं आए या वाकई वो इस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहते? नहीं, मेरे ख्याल से बस एक तो ये था कि कुरम के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट फैसले होने थे, और कुरम आपको पता है इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और वो तमाम इंतजामात जो इस वक्त तक हो चुके हैं, जो मेडिसिन वहाँ पहुँचाई जा रही है, जो हेलीकॉप्टर अपना सीएम ने दिया हुआ है, और जो गंदम
अरजान नरखों पे वहाँ पे तकसीम हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं। और जो फरीकैन के दरमियान जो जंगबंदी है, फिर वहाँ माहदे के तौर पे उनसे वो जगह खाली कराना, असला वापस कराना, ये बहुत सारे इश्यूज थे जो आज डिस्कस होने थे। और आज मीटिंग पहले से बुलाई गई थी, तो शायद उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि अगर इतने इम्पोर्टेंट उसके लिए मीटिंग अगर पोस्टपोन कर दी जाए तो इसका कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा। तो कोई वो अच्छा उसलिए तासुर नहीं जाएगा, इस वजह से वो नहीं आ सके और अगले जो इजलास में वो शिरकत ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया यूसुफ अजीज़ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने